जी जनाब, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? होप यू आर डूइंग वेल। सो जी, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट। उस बारे में हम बात करेंगे। तो लेकिन पहले कोई अच्छी सी जगह देखते हैं बैठने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट। उससे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ। मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज़ मेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस इन एनी वेज़। और मैं आपको ये भी बता दूं दैट ऑल्दो आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन बट आई एम नॉट अ इमिग्रेशन लॉयर और एनीवेज कनेक्टेड टू IRCC और हैविंग अ मेंबरशिप ऑफ IRCC। तो जनाब शुरू करते हैं। चलिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं जो आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने खुद रिसर्च की है IRCC और CIC जो इमिग्रेशन की जो साइट है, वेबसाइट है, उसके ऊपर, और जो लॉज़ हैं मैंने थोड़ा डिटेल में उनको पढ़ा था। तो उस बेसिस पे ही मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जो पहले जो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं जब हम ये स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगाने से पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो है क्या ये हमें साथ में लगाना चाहिए, मतलब जो कपल है एक स्टडी करने जाएगा और दूसरा जो डिपेंडेंट होके जाएगा, तो क्या हमें ये वीज़ाज़ जो है साथ में लगाना चाहिए। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो वीज़ा जो है वो अप्रूव होने के लिए जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। तो ठीक है जी, मैं शुरू करते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें स्टडी परमिट और वर्क परमिट जो स्पाउस वो साथ में लगाना चाहिए या फिर अलग अलग लगाना चाहिए। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप पहले स्टडी परमिट लगाएं। स्टडी परमिट एक बार जब आपके हाथ में आ जाए उसके बाद आप ओपन वर्क परमिट लगाने का जो है वो प्रोसेस है वो शुरू कीजिए, ताकि एक वीज़ा तो एटलीस्ट आपके पास आ ही गया हो। और बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो ये एडवाइस करते हैं कि जी आप एक सेमेस्टर जो आपकी जो स्पाउस है जो कनाडा में है उसका एक सेमेस्टर स्टडी का हो जाए कंप्लीट, उसके बाद ही फ़ाइल लगा सकते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। तो ये जो एडवाइस करते हैं ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक सेमेस्टर के बाद ही कर सकते हैं। एक बार आपका जो स्पाउस है जो कनाडा पहुंच गया, उन्होंने इंस्टीट्यूशन जो उनका स्टडी इंस्टीट्यूशन है वो ज्वाइन कर लिया, वहाँ से उनको जो एक लेटर लेना पड़ता है। तो जो डॉक्यूमेंट जो कि कनाडा साइड से लगेंगे वो है पहले तो एनरोलमेंट लेटर जो आपकी जो स्पाउस है उनको यहाँ पे आने के बाद जब वो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे 10 दिन के अंदर मिल जाता है। एक बार वो आपके स्पाउस के हाथ में आ जाता है तो मेरे ख्याल से आप एलिजिबल हो जाते हो। बाकी सब डॉक्यूमेंट इंडिया साइड से तो आपके पास होंगे ही और कनाडा साइड से भी वो भी आपके पास हो ही जाएंगे। एनरोलमेंट लेटर एक बाकी रह जाता है जो कि यहाँ आने के बाद मिलता है। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट जो कनाडा साइड से चाहिए जो आपके स्पाउस आप यहाँ आने के बाद देगा आपको, वो है स्टूडेंट ID जो उनको मिल जाएगा जब वो आप यहाँ पे आके खुद को एनरोल कराएंगे। स्टूडेंट ID मिल जाएगा। एक अकोमोडेशन लेटर चाहिए होगा जहाँ पे वो रह रहे हैं वो। एनरोलमेंट लेटर तो मैंने आपको बता दिया। स्टडी परमिट जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते ही उनको मिल जाएगा। एक इनविटेशन लेटर काइंड ऑफ आपको बना के देना पड़ेगा, जो आपको खुद बनाना पड़ेगा। वो इनविटेशन लेटर आप बना के अपने स्पाउस को भेज दीजिए साइन करने के बाद। और पासपोर्ट तो है ही, चलो GIC जो है वो भी आपके पास होगी, उसके डॉक्यूमेंट वो भी आपको भेजना पड़ेगा। और एक कॉलेज का ऑफ़र लेटर जो कि इनिशियली आपको मिल ही जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट कनाडा साइड से लगेंगे आपको। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा इंडिया साइड से कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है मैरिज सर्टिफिकेट जो कि इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स दोनों के, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स, फ़ंड्स और स्टेटमेंट्स। जो आपके फ़ंड्स है अकाउंट में वो पुराने होने चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स पुराने होने चाहिए। और सोर्स ऑफ फंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ़ंड्स का सोर्स दिखाइए कि आपके जो वो फ़ंड्स हैं वो खुद के हैं, आपने वो फ़ंड्स किसी से बोरो नहीं किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फ़ंड्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे या उसका सोर्स प्रॉपर नहीं होगा तो वहाँ पे सेक्शन 201B अट्रैक्ट करता है और वहाँ पे रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं, क्योंकि फ़ंड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब यहाँ पे आओगे तो आप अपने जो आपका स्पाउस और आप खुद का जो खर्चा है वो उठा सको,
खुद को मेंटेन कर सको, इतना पैसा तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली आपको शायद आके जॉब ना मिले या जो भी है क्राइटेरिया, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट है वीज़ा के लिए। इसके अलावा वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स आपके जो शादी हुई थी वो अगर कोर्ट में हुई है, जैसे भी हुई है, तो वो फ़ोटोग्राफ्स आप लगाइए साथ में। आपका अगर हिस्ट्री या कोई रिलेशन पुराना है या जो भी है, लेकिन आपको फ़ोटोग्राफ्स जो लगाने हैं वो आपके इंडिविजुअल फ़ोटोग्राफ्स नहीं लगाने, इन द सेंस आप दोनों कपल ही एक फ़ोटोग्राफ में दिख रहे हो, वैसे फ़ोटोग्राफ्स ना लगाएं। आप ऐसी फ़ोटोग्राफ्स लगाएं जहाँ पे आपका पूरे परिवार हो या फिर रिलेटिव्स आए हो, वैसी फ़ोटोग्राफ्स लगाएंगे, वो ज़्यादा बेटर एविडेंस माना जाएगा कि आपकी जो मैरिज है वो जेन्युइन है। और वेडिंग कार्ड भी आप अपना साथ में लगाएं, दोनों साइड का वेडिंग कार्ड लगाएं। सर्टिफिकेट सीए से ले सकते हैं, जिसके अंदर इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपकी होगी उसकी वैल्यूएशन करवा के आप वो सर्टिफिकेट सीए से लेके और अपनी वीज़ा फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आप बता सकें कि आपके पास इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपके पास अदर सोर्स ऑफ फंड्स भी हैं, इनकम भी है, जहां से आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। आप अपने दोनों के ITR पिछले 3 साल के ITR होने चाहिए, और मिनिमम जो इनकम आपके अकाउंट में जो आपकी मिनिमम इनकम है एनुअली वो स्टेबल दिखनी चाहिए। मैं अभी यहाँ पे कोट नहीं करूँगा कि कितनी इनकम होनी चाहिए, बट वो एक फाइनेंशियली स्टेबल इनकम होनी चाहिए अगर आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो उसका भी ITR लगाइए, और साथ में स्टेटमेंट लगाइए जहाँ पे आपकी प्रॉपर फ्लो ऑफ इनकम दिखे और स्टेबिलिटी दिखे फाइनेंशियल। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने चैट्स जो आपके एक दूसरे के साथ बात करते हो, चैट्स व्हाट्सएप पे या फिर वीडियो कॉल्स करते हो, उसके स्क्रीनशॉट लेके लगाइए। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अपने जो स्पाउस का नाम है वो Q2 सोना ये सब ना लगा के, आप जो प्रॉपर नाम है उनका, फर्स्ट नेम जो होगा जैसे भी सेव करते हो, प्रॉपर नाम होना चाहिए उनका। बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं कि आपको 1 सेमेस्टर रुकना पड़ेगा, वो मुझे समझ में नहीं आता क्यों बोलते हैं। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट सब पूरे हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं फाइलिंग के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट है, वीज़ा ऑफिसर उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो फाइल में आपकी जो वीज़ा फाइल है जो उसके अंदर होनी ही चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसकी भी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स की लिस्ट दे देता हूँ। इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आप जो अपना मेडिकल है वो अपफ्रंट करा लीजिए। मतलब आप ऐसा ना हो कि वेट कीजिए कि आपका मेडिकल का आएगा उसके बाद ही आप मेडिकल कराओ। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो मेडिकल है अपफ्रंट कर लीजिए और उसके अपने फाइल वीज़ा फाइल के साथ ही अपलोड कीजिए। अगर आपके जो फ़ंड्स हैं वो FD फॉर्म में है तो आप FD को जब ब्रेक करेंगे तो एक साथ आपके फ़ंड जब फाइल करने से पहले वो एक साथ दिखेंगे। तो आप FD का जो सर्टिफिकेट होता है FD का, वो भी साथ में लगाएं, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको पता चले कि जो ये फ़ंड्स आए हैं वो ब्रेक होके FD से ब्रेक होके आए हैं, वो आप ही की FD थी। स्पाउस जो इंडिया में है उनकी जो इनकम है वो स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके मंथली बेसिस में इनकम जो है वो अकाउंट में आनी चाहिए, वो दिखना चाहिए स्टेटमेंट में। अगर उनका बिज़नेस है तो उसके अंदर आपको ITR तो फाइल करेंगे, साथ में आपके प्रॉपर अकाउंट में आपके पैसा आ रहा है, फ्लो ऑफ फंड जो है वो इनकमिंग जो है वो दिखनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि वीज़ा ऑफिसर देखता है एक फ़ाइल के अंदर, क्योंकि जो स्पाउस जो इंडिया में है उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपने अकाउंट में पैसा ना दिखा के 15,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 20,000 कैनेडियन डॉलर तक अगर आपके अकाउंट में है, जो कि आपका स्पाउस जो कनाडा में है उनके अकाउंट में आप दिखाएंगे तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको एडवाइस करेगा बहुत सारी, लेकिन आप अपना दिमाग लगाएं। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि जो कंसल्टेंट बोल देता है वो पत्थर की लकीर है। आप अपना दिमाग लगाएं कि आप के हिसाब से वो राइट है या रॉन्ग है। आप थोड़ी रिसर्च करें, खुद की भी रिसर्च करें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कंसल्टेंट को ही फॉलो करें। मैं नहीं बोलता कि सारे कंसल्टेंट ख़राब होते हैं, लेकिन आप अपना खुद का दिमाग भी लगाएं उसके अंदर।
एक इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है कि आपका और आपके स्पाउस का दोनों का इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे की लाइफ में होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर जेन्युइननेस दिखाने के लिए मैरिज के अंदर, कि आपकी जो मैरिज है वो जेन्युइन है। दोनों का इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एक वीज़ा ऑफिसर देखता है। लास्ट टिप ये भी है कि आप जब अपनी फ़ाइल लगाएं तो एक वीज़ा ऑफिसर के हिसाब से सोच के देखें कि वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी फ़ाइल में क्या ढूंढे। बहुत सी फ़ाइलें हैं जो कि रिफ्यूज़ होती हैं 2 सेक्शन के अंदर, वो 2 सेक्शन में आपको बता देता हूँ मैं, और इसके ऊपर डिटेल में वीडियो जो है वो मैं बना के आपको बताऊँगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी वो भी। एक तो है सेक्शन 205C2 और दूसरा सेक्शन है 201B। ये दोनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेक्शन 205C जो है वो बात करता है रिगार्डिंग आपके जो मैरिज है उसकी जेन्युइननेस के बारे में बात करता है, और प्री मैरिज और कोर्टशिप के बारे में बात करता है। दूसरा जो सेक्शन है वो है 201B। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बात करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। आपकी जो रेगुलर इनकम इंडिया में वीज़ा ऑफिसर को ना दिखती हो तो वो सेक्शन 201B लगा के रिफ्यूज़ कर देता है आपकी फ़ाइल। तो गाइज़, ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पाउस ओपन वर्क परमिट। इसके रिगार्डिंग और भी मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आई होप इट हेल्प्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।